हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। तो पूरा का पूरा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर लेनी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार कानून कैसे बनते हैं, क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है वो हम सब के ऊपर भी लागू होता है, पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर लागू होता है। तो हमें एक एक स्टेप को समझना होगा कि क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से आखिरकार जो हमारे लॉज बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बार पर्टिकुलर बॉक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो पूरा ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा बेसिकली प्रोसेस है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में समझाया गया है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैसे बिल बनाया जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, एंड फाइनली बिल कैसे लॉ में बदल जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर समझो, बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक कुछ क्लॉज दिए हुए होते हैं। ठीक है, कि ये चीज इस पर्टिकुलर बिल के अंदर होगी। ठीक है, तो वो होता है बिल। और जब बिल फाइनली डिसाइड कर लिया जाता है एंड प्रेसिडेंट के ऊपर उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो बिल से बन जाता है एक लॉ, यानी कि एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो बिल से क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है फ्रॉम बिल टू लॉ, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज होती है बिल। बिल का मतलब क्या, अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट जिसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए होते हैं। तो ये क्या किया जाएगा? बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन दी आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अंडरस्टैंड करा कि जो मनी बिल है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस केवल और केवल लोकसभा में किया जा सकता है ना? ये चीज हमने अंडरस्टैंड करी थी। लेकिन जब नॉन मनी बिल की बात करी जाएगी तो नॉन मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा में भी हो सकता है, वो राज्यसभा में भी हो सकता है। तो जैसे ही बिल का बेसिक प्रोविजन एक बार तैयार हो जाता है, बिल का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, तो फिर उस ड्राफ्ट को रिस्पेक्टिव मंत्री क्या करते हैं? उस रिस्पेक्टिव मंत्री या तो लोकसभा में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर राज्यसभा में उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो पहला सिंपल स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है बिल सेंड टू कमिटीज और डिस्कस्ड इन दी हाउस इटसेल्फ। जब बिल एक बार किसी भी हाउस में रख दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? या तो थोड़ा मोड़ा डिस्कशन होगा, उस पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद क्या कर दिया जाता है? बेसिकली उस बिल को कमिटी को रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, कमिटी में डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि कमिटी वाला स्टेप क्या है। तो या तो एक तरीका है कि हम उसको या तो कमिटी में रेफर कर दें, या फिर हाउस के अंदर ही लंबे टाइम तक उस चीज़ पर डिस्कशन होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, मैं जनरल बता देती हूँ। जैसे ही बिल एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो फिर जनरली उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है कि अभी हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल में हर प्रोविजन पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो फाइनली उस चीज़ को कमिटी पर रेफर कर दिया जाता है आफ्टर जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, कमेटी को रेफर कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है? कमिटी गिव्स रिपोर्ट। जब कमेटी में डिस्कस किया गया तो कमेटी में क्या होता है? कमेटी में होते हैं जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, कुछ अपोजिशन से होते हैं, कुछ रूलिंग पार्टी से होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जो भी सेलेक्ट कमेटी है हमारी, तो उसमें क्या होता है? उसमें उस पर्टिकुलर बिल के हर प्रोविजन पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, हर मेंबर डिस्कस करते हैं कि इस बिल में ये प्रोविजन में ये चीज़ और ऐड करी जा सकती है, इस क्लॉज को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा डिस्कशन होगा। डिस्कशन करने के बाद फाइनली जो मॉडिफाइड बिल है वो कमिटी एक तरीके से रिपोर्ट के फॉर्म में देती है। ठीक है, कमेटी उस पर्टिकुलर पूरी बिल पर रिपोर्ट देती है कि हमारी सजेशन ये है, इसमें ये चेंजेस किए जाने चाहिए, इससे ये चीज़ हटा देनी चाहिए, इसमें ये चीज़ ऐड कर देनी चाहिए। ठीक है, तो वो कमेटी क्या करती है? रिपोर्ट फाइनली उस पर्टिकुलर हाउस को भेजती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जब रिपोर्ट एक बार हाउस में आ गई तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में जो भी सजेशंस दिए गए, हाउस अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर चाहे तो फिर उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द हाउस, अगर वो सजेशंस हाउस को ठीक लगे, लोगों को वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको ठीक लगे, तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस। अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट देने के बाद रिपोर्ट पर एक तो पहली बात रिपोर्ट पर डिस्कशन किया जाएगा, और फिर पूरे के पूरे जनरल बिल पर डिस्कशन किया जाएगा, डिटेल तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, हर मेंबर क्या करेगा? अपने अपने पर्सपेक्टिव देगा, उसमें और ज़्यादा जो चेंजेस किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, एंड पूरे के पूरे बिल पर डिटेल तरीके से डिस्कशन होगा। ठीक है, जो भी मिनिस्टर होते हैं जो रिस्पेक्टिवली उस पर्टिकुलर बिल को लेकर के आते हैं, तो वो बिल के बारे में बताएंगे। ठीक है, उस और जो भी क्वेश्चन होंगे पार्लियामेंटेरियंस के, लोकसभा में बैठे हो या फिर राज्यसभा में बैठे हो, उनके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको आंसर भी किया जाएगा कि इस बिल में ये चीज़ इसलिए ऐड करी गई है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, पूरा का पूरा जो डिबेट होता है, डिटेल तरीके से वो डिस्कस किया जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जब सारी चीज़ें हो गई, कमेटी के सजेशंस भी देख लिए, सब मेंबर्स ने डिस्कस कर लिया, डिस्कस करने के बाद फाइनली अब वोटिंग करी जाएगी, एक्सेप्ट करना है बिल को या रिजेक्ट करना है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर हाउस में, जिस हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें उसको उसके ऊपर वोटिंग करी जाएगी, या तो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेंट टू दी अदर हाउस। अगर सपोज लोकसभा में एक बिल आया था, लोकसभा में पूरा को पूरा प्रोसेस हुआ, लोकसभा में हो गई है, उसके ऊपर या तो लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद वो सेम टू सेम बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा में वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो जो दूसरा बाकी बचा हुआ जो हाउस है ना, वो वहां पर रिस्पेक्टिवली जाता है। ठीक है। अच्छा, मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में हमें पता है कि लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब लोकसभा में डिस्कशन हो गया मनी बिल पर, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में जाता है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही पूरा प्रोसेस हो गया तो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। तो जब दूसरे हाउस में वो बिल रखा जाता है तो वो या तो अप्रूव कर देगा उसको या फिर वो रिकमेंडेशन देगा। अप्रूव का मतलब क्या है कि हाँ भाई ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, हमारे हिसाब से जो भी प्रपोजिशन है, इसके अंदर जो जो क्लॉज ऐड करे गए हैं वो सारी चीज़ें ठीक है, तो पूरे के पूरे लोग एग्री करेंगे एंड बिल क्या हो जाएगा, फिर आगे भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। तो या तो अप्रूव कर दिया है, या फिर एक और कंडीशन होती है, रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, दूसरा हाउस क्या करेगा, सपोज राज्यसभा के पास अभी एट प्रेजेंट बिल है वो, ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा रिकमेंडेशन देगी, राज्यसभा कुछ सजेशन देगी कि हमारे ये सजेशन है, इस पर्टिकुलर बिल के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस होता है। अगर सपोज रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, अगर सपोज रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है और 6 महीने हो गए हैं बिल पर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, 6 महीने हो गए हैं बिल पर कोई काम नहीं हुआ, और पर्टिकुलरली इस तरीके से क्या हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बिल आगे ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, दूसरा हाउस क्या नहीं कर रहा, दूसरा हाउस जो है या तो कुछ काम नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा हाउस जो सजेशंस देना चाहता है उस सजेशन को लोकसभा नहीं मान रहा है। तो क्या हो गया ना, डेडलॉक हो गया ना, बिल आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट सेशन एज पर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, लोकसभा के मेंबर भी बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर भी बैठेंगे। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर दोनों के दोनों मेंबर्स बैठ करके उस पर वोटिंग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा का मतलब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसके ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा, ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करेंगे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप कि लोकसभा के पास क्या है, लोकसभा के पास कंपैरेटिवली जब ज्वाइंट सिटिंग की भी बात आ जाती है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि लोकसभा के ही चेयरपर्सन जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको चेयर करते हैं। समझ रहे हो। अब इस तरीके से क्या होगा, ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन में वोटिंग होगी। जनरली क्या होता है, क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा सीटें हैं, 545 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, मतलब लोकसभा में एट प्रेजेंट 543 है, राज्यसभा में कितनी है, 245 के आसपास है। ठीक है, तो क्या होगा, जनरली लोकसभा के जो मेंबर्स है, क्योंकि वो ज़्यादा है, तो लोकसभा की जो बात है उसको मान लिया जाता है एंड फाइनली जो है उस बिल को पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइंट सेशन में जो पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट सेशन होता है, इस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। बिल पर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो हमने ये समझ लिया कि ज्वाइंट सेशन किया जाएगा एंड ज्वाइंट सेशन में फाइनली क्या हो जाती है, वोटिंग हो जाती है। और वोटिंग के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, जब वोटिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट के पास वो बिल रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिकंसिडरेशन। अब क्या होता है, जब प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता है तो प्रेसिडेंट या तो अप्रूव कर देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट बोल देंगे उस पर साइन कर देंगे, या फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई ऐसा क्लॉज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बिल को वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन का भी ऑप्शन है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। एंड जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिला तो क्या हुआ, जो पूरी की पूरी जो जर्नी थी ना, जो बिल स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग से एंड पूरा का पूरा जो जर्नी बिल ने किया है वो फाइनली हो जाएगी सक्सेसफुल, क्योंकि वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, बिल बन जाएगा लॉ, बिल क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट का ठप्पा लगा उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट का एसेंट यहाँ पर हो गया तो फिर उसके बाद फाइनली वो बन जाता है कानून। तो ये पूरा का पूरा जर्नी है बिल का। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने स्टेजेस अभी पढ़ी है, बिल के लॉ में बनने की जो एक एक स्टेज पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं।
तो बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट होता है जिसमें प्रपोज्ड लॉ का एक ड्राफ्ट होता है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कानून क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीजें बिल के अंदर लिखी रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार के बिल होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। अगर सपोज गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बिल का मतलब है कि अगर कोई बिल मिनिस्टर के द्वारा लेकर के आया गया है, अगर कोई बिल मिनिस्टर के द्वारा लेकर आया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई से भी मिनिस्टर लेकर आ सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर बिल को कहा जाएगा गवर्नमेंट बिल। क्यों बोला जाता है गवर्नमेंट? क्योंकि मिनिस्टर मतलब क्या है? मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसीलिए उस चीज को क्या बोला जाएगा? उस बिल को हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट बिल। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन अगर सपोज कोई मिनिस्टर की जगह पर कोई नॉन मिनिस्टर लेकर के बिल आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट में से कोई बंदा, यानी कि गवर्नमेंट में से कोई मिनिस्टर लेकर के अगर बिल आ रहा है तो फिर वो क्या हो गया? वो हो गया गवर्नमेंट बिल। वहीं अगर कोई नॉन मिनिस्टर लेकर के आता है तो वो क्या हो गया है? प्राइवेट मेंबर बिल हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो बिल होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो जो दो कैटेगरी है वो होती है मनी बिल एंड नॉन मनी बिल की, ठीक है। मनी बिल एंड नॉन मनी बिल की कैटेगरी होती है। तो क्या होता है भाई? मनी बिल हमने अंडरस्टैंड कर लिया। मनी बिल का मतलब होता है जिसमें भी ऐसा बिल जिसमें सारे के सारे फाइनेंस रिलेटेड मैटर होते हैं, टैक्सेशन कितना लगेगा, ठीक है, बोरोइंग गवर्नमेंट कहाँ से कर रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ पर कर रही है, सारा पैसा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनको मनी बिल कहेंगे। और वहीं बाकी सभी के सभी बिल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मनी बिल कहते हैं। तो नॉन मनी बिल भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहले होते हैं ऑर्डिनरी बिल, दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाएगा इससे, तो इसीलिए ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल यानी कि बाकी सारे बिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आरटीआई आया था तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से ऑर्डिनरी बिल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी कानून बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो हो गया सिंपल से ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग प्रकार के बिल्स। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया कि बिल का प्रोसेस क्या होता है कानून बनने में, पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया, टाइप्स ऑफ बिल भी समझ लिए। बिल लेकर आने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जिस पर्टिकुलर बिल को चाहती है तो उसको बिना कुछ सोचे समझे ही गवर्नमेंट लेकर के आ जाती है, नहीं। उसके पीछे बहुत सोच विचार होता है, बहुत लंबा डिस्कशन होता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल लेकर आया जाएगा और कौन सा बिल लेकर नहीं आया जाएगा। तो अब हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जिसकी वजह से जो फैक्टर्स हमारे बिल को, कौन सा बिल लेकर आया जाएगा कौन सा नहीं लेकर के आया जाएगा, उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर है दैट अ पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ बिल इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इलेक्शन प्रोमिसेस और टू इंप्रूव इट्स चांसेस ऑफ विनिंग फोर्थ कमिंग इलेक्शन, ठीक है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग अलग अलग फैक्टर्स को समझ रहे हैं कि हम कौन सा बिल लेकर के आना चाहते हैं, गवर्नमेंट कौन सा बिल लेकर आना चाहती है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्शन प्रॉमिस। अगर गवर्नमेंट ने सपोज इलेक्शन में कुछ प्रॉमिस किया था तो अब क्या करना पड़ेगा? उस इलेक्शन प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज पर क्या लाना पड़ेगा? बिल लेकर आना पड़ेगा। जैसे सपोज बीजेपी ने क्या किया था? बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि आर्टिकल 370 को वो क्या करेंगे? हटाएंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? आर्टिकल 370 को भी हटाया और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक तरीके से क्या कर दिया? डिवीजन भी किया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये क्या है? जो इलेक्शन में प्रॉमिस किया गया है, मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया गया है, उसको फुलफिल करने के लिए भी कानून लेकर के आए जाते हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिल की वजह से उसको इलेक्शन में फायदा होगा, ठीक है, अगर उसकी चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ेगी तो भी क्या करेगी? ऐसा बिल वो लेकर के आएगी, ठीक है। तो ये हो गए दो फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन्स फोरम भी गवर्नमेंट को कभी कभी प्रेशराइज करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कानून लेकर के आए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था अभी रिसेंटली? वेस्ट बंगाल में अपराजिता बिल लेकर के आया गया है, ठीक है, रिसेंटली ही बात है। जब कोलकाता में जो रेप इंसिडेंट हुआ था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स थे, बाकी सभी लोग थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ? गवर्नमेंट को हुआ बहुत ज़्यादा प्रेशर, गवर्नमेंट को प्रेशर फील लगा, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या करा? फिर गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के चलते हुए गवर्नमेंट ने अपराजिता बिल लेकर के आया, जो कि वेस्ट बंगाल में एक एंटी रेप बिल है एंड हाईएस्ट पनिशमेंट देता है अगर कोई भी वहां पर रेप जैसे इंसिडेंट को एक तरीके से अंजाम देता है, ठीक है, समझ रहे हो। सिमिलरली जब 2013 में निर्भया इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, तो उसके बाद निर्भया एक्ट लेकर के आया गया था। तो क्या हो रहा है? जब इंटरेस्ट ग्रुप या फिर सिटीजन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं
तो उसके प्रोटेस्ट की डिमांड को एड्रेस करते हुए भी कानून लेकर के आए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा फैक्टर। इसके अलावा ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है, उसको भी हम रीड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोलिशन पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है ना कि अगर गवर्नमेंट सपोज कोलिशन में है तो कोलिशन है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर्स है कोलिशन में, जो भी अलग अलग पार्टीज को मिला करके कोलिशन बनता है, गठबंधन बनता है, तो गठबंधन की अलग अलग पार्टी से भी पूछना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी में पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, वो एक ऐसा बिल लेकर के आ गई जो बाकी पार्टीज को मंजूर ही नहीं है, और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे अगर तुम इस पर्टिकुलर बिल को लेकर के आए, है ना। तो कोई भी पार्टी अपनी सरकार को कभी गिराना नहीं चाहती, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कोलिशन पार्टनर से भी एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, और अगर जो वो बिल जो उनको एक्सेप्टेबल है उसी को ही वो लेकर के आएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो अपना जो सपोर्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट को वो विड्रॉ कर लेंगे, कोलिशन क्या हो जाएगा, कोलिशन हो जाएगा, एक तरीके से जो सरकार है वो गिर जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी नहीं रह पाएगी सरकार के पास। तो हम लोग ने इस तरीके से सारे फैक्टर्स अंडरस्टैंड करे हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, कोलिशन के जो लीडर्स हैं उनसे भी पूछना पड़ता है, इलेक्शन के प्रोमिसेस को भी फुलफिल करने के लिए काम करे जाते हैं, किसी बिल से जीत मिलेगी या फिर किसी बिल से उनके चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन्स फोरम जो है वो भी गवर्नमेंट के जो बिल मेकिंग प्रोसीजर है, किस पर कानून बनाना है किस पर नहीं बनाना है, उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कानून बनाना, लॉ मेकिंग इज दस नॉट मेयरली अ लीगल प्रोसीजर बट इट इज अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। कानून बनाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो केवल लीगल प्रोसीजर नहीं है, वो एक पॉलिटिकल प्रोसीजर भी है, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी होते हैं। ठीक है, और राजनीतिक कारण क्या होते हैं वही अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा है कि बहुत सारे राजनीतिक कारणों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कानून लेकर आना है, ये कानून लेकर के नहीं आना है। जैसे अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बीजेपी ने क्या बोला है कि वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएगी, बट अभी लेकर के क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि इससे उसकी चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, उसमें कोलिशन पार्टनर का इंटरेस्ट है, कोलिशन पार्टनर इस पर्टिकुलर चीज से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर सपोज ये ऐसा कोई ये यूसीसी लेकर के आ जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये सारे के सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, तब जाकर के डिसाइड किया जाता है कि ये वाला बिल लेकर आएंगे और ये वाला नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है, समझ गए, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्या है, ये तो हम लोगों ने पूरा बैकग्राउंड समझा कि पूरा का पूरा बहुत सोच विचार होती है, बहुत टाइम तक बहुत सारे फैक्टर्स को सोचते समझते हुए डिसाइड किया जाता है कि ये वाला बिल लेकर के आया जाएगा। अच्छा, तो हमने जान ली बिल के पीछे की राजनीति क्या होती है। इसके बाद अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि जब एक बार डिसाइड कर लिया गया कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी पर कानून बनेगा तो उसके बाद क्या होगा। Once the cabinet approves the policy behind the legislation, the task of drafting the legislation begins. अब क्या होता है, जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया ना कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर हम लोग कानून बनाएंगे, सब कुछ ठीक है, इससे विनिंग में चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ प्रॉमिस है वो भी फुलफिल होगा। जब इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिसाइड हो गई तो फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग का काम किया जाएगा, बिल को ड्राफ्ट किया जाएगा। तो ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। तो जो ड्राफ्ट होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एज ऑफ गर्ल्स है, अगर जो मैरिज एज ऑफ गर्ल्स है उसको 18 से 21 साल किया जाना है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। और हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है कानून, उसी से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उस बिल को तैयार करने में। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बेसिक उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसका बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अगर सपोज एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है तो क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। लेबर से अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है, लेबर की वेजेस से अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो क्या होगा, लेबर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। इंडस्ट्री से अगर कोई चीज़ है तो इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है वो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज के सारे मैटर्स को देखती है वो मिनिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व होगी। समझ रहे हो, और अगर कोई फॉरेन अफेयर्स वाला कोई चीज़ है तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी उस चीज़ को, उसका जो बेसिक ड्राफ्ट है वो तैयार करती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम लोगों ने देख लिया कि बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तो ड्राफ्ट में भी क्या होता है कि जब जो मिनिस्ट्री है, जो डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री है वो तैयार करती है ड्राफ्ट को। तो ड्राफ्ट जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो उस मिनिस्ट्री में जो एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं,
वो लोगों से सजेशंस लेते हैं, उनके ओपिनियंस देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उनके ओपिनियंस लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा जो मोटा मोटा ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाता है। अच्छा, ड्राफ्ट समझ में आ गया कि ड्राफ्ट कैसे तैयार होता है, मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, वो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है, ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है, पूरा बिल तैयार हो जाता है, तो फिर उसके बाद या तो उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा या फिर उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जनरली जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, वो लेकर के आएंगे, पर्टिकुलरली बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अच्छा, मनी बिल क्या होगा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस केवल और केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है, ये अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद क्या है, लार्ज पार्ट ऑन द डिस्कशन ऑफ द बिल्स, large part of the discussion on bill takes place in the committee. The recommendations of the committee is then sent to the house and that is why the committees are referred to as miniature legislatures. जो मोटा मोटा काम होता है ना, जनरली क्या होता है कि हाउस में तो बेसिकली इंट्रोडक्शन कर दिया बिल का, लेकिन जो पूरा डिस्कशन होगा, जो हर चीज़ पर डिस्कशन होगा, लंबे टाइम तक डिस्कशन होगा हर एक चीज़ पर, वो कहाँ होता है, वो होता है कमिटीज़ में। कहाँ होता है वो, जब एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो फिर उस पर्टिकुलर बिल को कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, कमेटी में क्या होते हैं, कमेटी में होते हैं मेंबर्स, गवर्नमेंट से भी कुछ मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन से भी कुछ मेंबर्स होते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कमेटीज में बैठते हैं और उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर लंबे टाइम तक डिस्कस किया जाता है, हर क्लॉज पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, कि अच्छा ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रोविजन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं। समझ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा इसलिए बोला जाता है ना कि जो कमेटी है ना, जो कोर डिस्कशन होता है किसी भी बिल में या किसी भी बिल का जो फाइनल, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है कमेटी का फेज, क्योंकि कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एज अ नॉर्मल पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डिबेट नहीं होता, मतलब वहाँ पर क्या होता है, सिंपल तरीके से काम होता है। क्यों काम होता है, क्योंकि संसद में तो देख लो आप, संसद में क्या होगा, डिसरप्शन होंगे, वॉकआउट होंगे, प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर, इसलिए डिस्कशन तो ढंग से हो नहीं पाता। इसीलिए कमिटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमिटीज़ में ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते, कमिटीज़ में काम होता है, सही तरीके से डिस्कशन किया जाता है, सजेशंस लिए जाते हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और एमपीज होते हैं, सब मिलकर के क्या करते हैं, चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन डिबेट हर चीज़ पर, हर क्लॉज पर को एक तरीके से लंबे टाइम पीरियड तक करा जाता है, इसीलिए कमिटीज़ को क्या बोला जाता है, मिनिएचर लेजिस्लेचर, मतलब ये मिनी पार्लियामेंट है। कमिटीज़ को क्या बोला जाता है, मिनी पार्लियामेंट है। ठीक है, सारे मेंबर्स होते हैं वहाँ पर, अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं एंड मिल करके डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ पर डिस्कशन किया जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया बिल को फिर कमेटी को रेफर कर दिया जाता है, फिर क्या होता है, कमेटी रेफर करती है, कमेटी में रेफर करने के बाद कमेटी डिस्कस करेगी एंड डिस्कस करने के बाद क्या किया जाएगा, डिस्कस करने के बाद उस बिल को वापस से उस हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो इन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज द बिल इज वोटेड अपॉन। तो जब हाउस में एक बार बिल रखा जाएगा तो फिर हाउस में भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, सभी मेंबर्स उस पर डिस्कस करते हैं एंड जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, डिटेल डिस्कशन हाउस में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर फाइनली उस पर क्या करी जाएगी, वोटिंग करी जाती है। ठीक है, इफ अ नॉन मनी बिल इज पास बाय वन हाउस इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू द एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या हुआ, सारी चीजें होगी, हाउस में वोटिंग भी हो गई, तो वोटिंग होने के बाद क्या हो जाता है, जब एक हाउस में सारी चीजें हो जाती है, लोकसभा में अगर सारी चीजें हो गई, अब कहाँ जाएगा बिल, अब दूसरे हाउस में जाएगा एंड दूसरे हाउस में सेम टू सेम चीज होती है जो अभी फर्स्ट हाउस में हमने देखी। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब सपोज दूसरे हाउस में वो बिल गया, ठीक है, तो दूसरे हाउस में अगर सपोज कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो डिसएग्रीमेंट के केस में क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। ये अभी हमने अंडरस्टैंड भी करा था, क्या हो जाता है, एक तरीके से डेडलॉक हो जाता है। तो उस डेडलॉक की कंडीशन में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन रखवाया जाता है पार्लियामेंट का। ठीक है, थोड़ा सा अभी हमने डिटेल भी डिस्कस कर ली थी ज्वाइंट सेशन में। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, डेडलॉक का मतलब क्या है, देखो डेडलॉक का मतलब सिंपल सा बात ये है कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा के, या तो एक तरीके से एक कंडीशन डेडलॉक का जो क्रिएशन होता है वो तब हो जाता है जब लोकसभा ने बिल तो भेज दिया लेकिन राज्यसभा में कुछ काम नहीं हो रहा उस पर, 6 महीने हो गए हैं, राज्यसभा में वो बिल क्या है, पेंडिंग है, राज्यसभा में बिल क्या है, पेंडिंग है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में इसको भी कहा जाता है डेडलॉक, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा ना, बिल नहीं आगे बढ़ पा रहा है ना। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जो राज्यसभा अमेंडमेंट प्रपोज कर रही है, लोकसभा उससे एग्री नहीं कर रही है, लोकसभा उसको नहीं मान रही है।
ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में टकराव हो रहा है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जब ये जो डिसएग्रीमेंट की स्थिति है तो ये दोनों की दोनों स्थिति को जो ज्वाइंट सेशन होता है उसके जरिए हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन में दोनों मिलकर के आएंगे। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स भी बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स भी बैठेंगे, एंड क्या होगा, फिर वोटिंग करी जाएगी। और अभी हमने अंडरस्टैंड करा था कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, जब ज्वाइंट सेशन होता है तो फिर उसके चेयरमैन कौन होता है, उसको कौन एक तरीके से हेड करता है, तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो हेड करते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, वोटिंग करी जाती है, एंड द डिसीजन हैज ऑलवेज गॉन इन द फेवर ऑफ लोकसभा। तो जनरली जब ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है ना, जब ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, जब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई देखो कुछ काम नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे दोनों का, लोकसभा के मेंबर्स आओ, राज्यसभा के मेंबर्स तुम लोग भी आओ, बैठो एक साथ, ठीक है, डिस्कस करो चीज़ों पर, एंड फाइनली उस पर वोटिंग करी जाती है। और क्योंकि राज्यसभा मतलब लोकसभा की जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जनरली डिसीजन जो है जो लोकसभा के फेवर में ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड हो जाती है, एंड ज्वाइंट सिटिंग का जो पूरा का पूरा कंडीशन है, ज्वाइंट सिटिंग के जरिए जो डेडलॉक है वो हट जाता है एंड बिल हो जाता है पास। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है दैट इफ इट इज अ मनी बिल द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। इफ इट टेक्स नो एक्शन विद इन 14 days द बिल इज देन डीम टू हैव बीन पास्ड। क्या बोल रहा है, अगर मनी बिल है, अगर मनी बिल है यहाँ पर, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा या तो उसको अप्रूव कर देगी, राज्यसभा इसको या तो अप्रूव कर देगी या फिर चेंजेस को सजेस्ट करेगी, बट राज्यसभा के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दे। राज्यसभा डज नॉट हैव द ऑप्शन टू रिजेक्ट द मनी बिल। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो डेडलॉक है ना, ये जो डेडलॉक है ये कब आता है, ये डेडलॉक केवल और केवल जो हमारा नॉन मनी बिल है उसी के केस में आ सकता है। क्यों, क्योंकि मनी बिल में अगर सपोज राज्यसभा पास भी नहीं कर रही है ना, तो भी अगर 14 डेज के अंदर अंदर भी वो पास नहीं करती है तो 14 डेज के अंदर अंदर माना जाता है कि चलो ठीक है, राज्यसभा को भेजे हुए 14 दिन हो चुके हैं, उसने कोई काम नहीं करा उस पर्टिकुलर चीज़ पर, तो फिर तब भी उसको माना जाता है कि बिल पास हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन होती है किसमें, मनी बिल में, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हम मनी बिल की बात करते हैं ना तो राज्यसभा के पास कंपैरेटिवली कम पावर है कि तुम अगर डिसीजन लो, ठीक है, तुम डिसीजन लोगे तो भी बढ़िया है, तो भी तुम रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर तुम डिसीजन ले भी नहीं रहे हो पर्टिकुलर मनी बिल पर, तो भी क्या होगा, जैसे ही 14 डेज हो गए हैं तुम्हारे पास बिल रखे रखे, तो अपने आप मान लिया जाता है कि तुमने बिल को पास कर दिया है, तुमने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। समझ रहे हो, तो ये कंडीशन है। और वहीं जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो हमेशा कब होती है, नॉन मनी बिल के केस में होती है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कभी भी मनी बिल के केस में नहीं होती, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो भी बढ़िया है, ना एक्सेप्ट करोगे तो भी क्या माना जाता है कि पास हो गया है, 14 दिन के अंदर अंदर मान लिया जाएगा कि बिल क्या हो चुका है, बिल पास हो चुका है। समझ रहे हो, इसीलिए वहां पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर डेडलॉक ही नहीं होता है। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 109 के बारे में बात करी गई है। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, द मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल में होते हैं लोगों से पैसे, लोगों के जो पैसे हैं वो कैसे यूज किए जाएंगे उसके बारे में बताया जाता है। तो अल्टीमेटली वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा, मनी बिल का लोकसभा में ही किया जा सकता है। Finally, when a bill is passed by both the houses, it is sent to the president for this assent. The assent of the president results in the enactment of bill into law. जैसे ही डेडलॉक खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही डेडलॉक खत्म हुआ तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा बिल, बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। एंड फाइनली जो पूरी की पूरी जर्नी थी बिल की वो हो जाती है सक्सेसफुल, और बिल से क्या बन जाता है, वो बन जाता है कानून, एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी जर्नी हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी कि प्रोसेस क्या है, और अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करा है फर्स्ट हाउस में क्या होता है, फिर उसके बाद सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस में अगर डेडलॉक हो जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। ठीक है, और अगर डेडलॉक नहीं होता है तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जैसे ही जाता है तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अगर साइन करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे वैसे ही कानून बन जाएगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन करने के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने जान लिया है, आई होप समझ में आ गई होगी चीज़ें।
इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक क्या है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।